हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम लोग सोशल स्टडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। नेक्स्ट सेट 9, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 5 है आपका, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5 है ये। देखिए, इसमें बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने सेट बचे हैं, कितने बचे हैं। तो देखिए, मैथ्स में आपके 2 सेट्स बचे हैं और साइंस में आपके 3 हैं। और अभी हम मैथ्स के, तो इसके बाद एसएसटी का कंप्लीट करते ही हम मैथ्स के दोनों लगातार उसके लेंगे, तो वो ख़त्म कर देंगे। मैथ्स ख़त्म हो जाएगी आपकी। फिर साइंस के 3 बचे हैं, इसके एसएसटी के 5 बचे हैं आपके सेट। और जो आपके कंपलसरी वाले चल रहे हैं वो आपके 6 बचे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसी के हैं, इसलिए इसको बीच बीच में हम डालते रहते हैं। तो अभी टोटल इतने सेट बचे हैं। तो आज सेट 9 है एसएसटी का, प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जो सेकेंड राउंड टेबल हुई थी, इसमें कौन कौन था? इसमें महात्मा गांधी तो थे ही, ठीक है। महात्मा गांधी थे, इनके साथ सरोजिनी नायडू थी और मदन मोहन मालवीय थे। तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मौलाना आज़ाद नहीं थे, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, ठीक है। 1931 में हुई थी आपकी सेकेंड क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? इनकी एक पॉलिसी थी सुलह कुल। तो ये राजनीतिक उदारता के लिए थी, धार्मिक सहनशीलता के लिए थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी थे। इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये इन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की थी, सुलह कुल, जिसका नाम था सार्वभौम शांति और भाईचारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का कारण था? तो ये किस वजह से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने की वजह से हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश, भोपाल में हुई थी। और इसका नाम था, कौन सा प्लांट था ये? तो यूनियन कार्बाइड प्लांट था। तो इसमें बहुत सारे लोग मरे थे इस लीकेज की वजह से। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ये ईयर और डेट भी पूछी जाती है कभी कभी। 1984 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? किसकी नज़रों में ऐसा था? तो जो जापान की जितनी भी मिलिट्री थी वो सब इधर म्यांमार साइड, रंगून साइड वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उसके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भी हटाने, तो इसकी वजह से क्रिप्स जो थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, उनको ब्रिटिश से यहाँ भेजा गया कि यहाँ के जो लीडर हैं उनसे बातचीत करें, इंडियन लीडर्स को आपस में मिला लें हम लोग। तो वहाँ से आए थे ब्रिटिश से आए थे स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन अपने रखे थे, तो उसको जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, यानी कि ऐसा चेक जिसकी डेट निकल चुकी हो, पुराने चेक की तरह, ठीक है। तो वो अपने में मिलाना चाह रहे थे यहाँ के लीडर को, इंडियन लीडर को। तो ये चीज़ है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? देखिए, शून्यकाल जो है ये भारत की देन है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो शून्यकाल ये है क्या? ये 0 आवर कहते हैं इसे, ठीक है, 0 आवर कहते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 1 आवर तक हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम 1 आवर तक हो सकती है। और ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर के बाद। क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है कितने बजे से? 12 बजे से। 12 बजे से स्टार्ट होता है 0 आवर, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो था? गुप्त सम्राट, ऐसा गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो था स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। स्कंदगुप्त एक ऐसा था जिसने हूणों को हराया था। तो 6th सेंचुरी के आसपास काफ़ी सारे वहाँ पर एरियाज़ में हूणों ने अपना कब्जा फिर कर लिया था। जब आगे स्कंदगुप्त की डेथ हो जाती है, फिर आगे और आते हैं रूलर रूल करने। तो उसके बाद 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग पे हूणों ने वहाँ पर
बहुत सारे एरिया में क्या किया, कब्जा कर लिया था। तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है। देखिए राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वो कभी भी डिसोल्यूट नहीं हो सकती, भंग नहीं हो सकती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। तो इसका मेन, इसका मोटिव यही है कि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, यानी कि एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, तो ये भंग नहीं हो सकती कभी भी। इसमें जब ये भंग नहीं हो सकती है तो इसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स क्या होंगे, हटेंगे, रिप्लेस होंगे, रिटायर होंगे, जाएंगे। तो ये किस तरह से होती है, तो इसमें क्या होता है, वन थर्ड मेंबर जो होते हैं वो हर 2 ईयर्स पे रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 ईयर्स पे इसमें यहाँ पर राज्यसभा में मेंबर आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें रिटायरमेंट इस तरह से होता है, हर 2 ईयर्स पे 1/3 मेंबर वहाँ से रिटायर कर दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखिए लोकसभा जो भी कोई भी चीज़ होती है ना, वो किसी न किसी एक बेस ईयर को लेकर की जाती है। चाहे वो कोई भी रिपोर्ट हो या फिर कोई भी पॉलिसी चल रही हो, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, कुछ भी हो, वो एक उसका बेस ईयर ज़रूर होता है, उसको लेकर आगे प्रोसीड की जाती है। तो जो लोकसभा होती है वो की जाती है 1971 सेंसस के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, 1971 सेंसस के, और ये कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। ठीक है, और वहीं आपका ये तो हो गई लोकसभा, सेंटर की बात हो गई। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में लोकसभा की जगह कौन होता है, विधान मंडल होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो इसका बेस ईयर जो होता है, इसको किया जाता है 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो स्थान लेते हैं वो 1991 के बेसिस पे और लोकसभा 1971 के बेसिस पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ है। जो बारिश का पानी होता है उसको अगर हम स्टोर करें, स्टोरेज जिसका रखें, तो उसका मेन प्रॉफिट कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन है, बाढ़ से बचाव, भूमिगत पानी का पुनर्भरण, पानी की कमी को कम करना, मृदा क्षरण से बचाव। ये सारे हैं, लेकिन मेन जो है, सबसे ज़्यादा जो है मुख्य लाभ, वो आएगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण, यानी कि जितना भी पानी ज़मीन के अंदर से निकल रहा है वो वापस से उसमें रिसाइकिल हो रहा है, बारिश का पानी वापस में पानी में अंदर भर रहा है। तो ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10, क्वेश्चन नंबर 10 में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो भूमध्य रेखा क्या होती है, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा, और इक्वेटर को इधर जो अफ्रीका है उसमें तीनों होके जाती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, यानी कि कर्क रेखा भी, और मकर रेखा भी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो हमारा ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जिससे तीनों जो है लाइंस होकर जाती हैं। तो इक्वेटर को 2 बार पार करती है कौन सी, कॉन्गो नदी। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वेटर को पार करने वाली कौन सी नदी है, वो है कॉन्गो नदी। और लिम्पोपो एक रिवर है अफ्रीका में, वो क्या किसको करती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार, ये इस तरह से नीचे यहाँ तक आएगा। तो लिम्पोपो इसको करती है, लिम्पोपो याद रखिएगा इससे, ये भी क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है। लिम्पोपो 2 बार क्रॉस करती है किसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, यानी कि मकर रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। देखिए सातवाहनों की राजधानी जो है वो अमरावती है। ठीक है, मतलब इनिशियल अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टार्टिंग में अमरावती थी, और फिर वास्तविक जिसे हम कहते हैं ना, वास्तविक जब वर्ड आएगा राजधानी अगर पूछें तो वो होगी आपकी प्रतिष्ठान। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। अगर वास्तविक वर्ड आता है, वास्तविक राजधानी सातवाहनों की कौन सी थी, तो वो प्रतिष्ठान थी। अगर कहें इनिशियल यानी कि आरंभिक या फिर सिर्फ राजधानी बोले तो अमरावती आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है जो जुडिशियल रिव्यू है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू, वो उसका मतलब क्या है, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिक का अधिकार। ये बिल्कुल सही है। देखिए विधियों और कार्यपालिक यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों की जो, क्योंकि ये क्या होता है, ये लॉ बनाती है और ये से एग्जीक्यूट करती है, इन दोनों की चीज़ों को एक बार रिव्यू करने का अधिकार जो है वो जुडिशरी के पास है, उसे ही कहते हैं जुडिशियल
रिव्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लॉयन का निवास कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? ये आपका गिर वन में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। यहीं पर किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। 3 BOD यानी कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता। ठीक है, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। कौन सा प्रदूषण सूचकांक है? वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को मेजर करता है। तो जलीय वातावरण में यही पूछा है, तो जलीय वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये करता क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड चेक करता है, यानी कि इसका अब ये भी एक क्वेश्चन, तो ये इतने सारे हो गए कि ये किसके लिए? वाटर पॉल्यूशन के लिए। क्या करता है? ऑक्सीजन की डिमांड को चेक करता है, और इसका नाम हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये अगर हाई आएगा, BOD हाई का क्या मतलब है, BOD कम का क्या मतलब है? देखिए BOD अगर हाई है तो इसका मतलब है यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, यानी कि ऑक्सीजन क्या है उसमें कम है, ऑक्सीजन कम है तभी इसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। BOD हाई का मतलब है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई यानी कि पॉल्यूशन है, ऑक्सीजन की कमी है उस वाटर पार्ट में, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है यानी कि वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1875 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है? या आया है यानी कि क्या होगा? दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे। बॉम्बे में 1875 में स्थापना हुई थी। इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था कि वैदिक कल्चर आना चाहिए आगे। ठीक है, उसको उठाना इनका मेन मकसद था। और भी इन्होंने काफ़ी सारे जो है एजुकेशन सिस्टम और वुमेंस के लिए काफ़ी राइट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया? स्ट्रगल किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? देखिए उल गुलन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हलचल करने वाला विद्रोह, यानी कि बहुत बड़ा विद्रोह। ठीक है, ये किससे जुड़ा था? ये था बिरसा मुंडा। जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा जनजाति होती है एक, ठीक है, मुंडा जनजाति होती है, ट्राइब होती है, इसके थ्रू ये रिवोल्ट हुआ था। कब हुआ था? 1990 के आसपास हुआ था ये। तो जब ये हुआ था तो वहाँ पर ये था कि कुछ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे ज़मींदार अपने यहाँ लोगों से काम कराते थे, इनसे अपने यहाँ रखे रहते थे, तो ये वहाँ का काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते थे। तो लेकिन जब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सारी चेंज होने लगी, ज़मींदारों की सारी सब पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स चेंज करने लगे, तो फिर इनमें भी प्रॉब्लम होने लगी। ये कहा गया कि इनको हटा दिया जाए इनके घरों से, मतलब जहाँ ये काम करते हैं इनको वहाँ से हटा दिया जाए। तो फिर ये बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। स्टार्टिंग में रिलीजन भी प्रॉब्लम हुई, कास्ट की मतलब ट्राइबल भी प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से ये खड़े हो गए। फिर इन्होंने रिवोल्ट किया जुड़कर, तो ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था। ये एक तरीके से पॉलिटिकल भी कहेंगे, पॉलिटिकल रिवोल्ट भी कहेंगे, रिलीजियस रिवोल्ट भी कहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस दोनों टाइप का इसमें मैटर्स की वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। देखिए सरकारिया कमीशन जो था ये था यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशंस के लिए। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट की रिलेशन के लिए था, यानी कि क्या हो जाएगा आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को। ठीक है, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उनके मेन रिलेशन के लिए था सरकारिया कमीशन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स 93 में था। ये एक्ट 1993 में लागू हुआ था और इसका मेन वही था कि जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो तेलुगु देशम जो है ये नेशनल लेवल की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश की एक एरिया की है, ठीक है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है 21 ईयर्स एज। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए क्या ज़रूरत होती है? 21 ईयर्स एज की ज़रूरत होती है। 18 पे क्या है? हम वोट कर सकते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट हमें मिल जाता है 18 ईयर्स पे, और 21 ईयर्स पे हम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में आपको आर्टिकल 243 के अंदर मिल जाएगा। इसके कई सारे पार्ट हैं, उसमें से आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा कि इसकी मिनिमम एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो कैप्टन स्लीमन को लाया गया था ठगों को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो कैप्टन स्लीमन, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत सारे इन्होंने क्या किया था, ठगों को फिर अरेस्ट कर लिया था बहुत सारे, और फाइनली 1837 में ठग पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। और ये किस टाइम पे था? विलियम बेंटिक के टाइम पे था। विलियम बेंटिक के टाइम पे चल रहा था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? देखिए, हुमायूं नामा की रचना की थी हुमायूं की बहन यानी कि गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। इसमें बाबर और हुमायूं के पूरी जो उनकी जितनी भी यादें थी गुलबदन बेगम को, उन्होंने वो सारी लिखी थी इसमें हुमायूं नामा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंदर नहीं आता। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो जुडिशियल रिव्यू जो आता है ये पंचायत की पावर्स में नहीं आता है जुडिशियल रिव्यू, बल्कि बाकी सारे आते हैं, यानी कि भूमि सुधार आता है और निर्धनता निवारण यानी कि गरीबी पॉवर्टी हटाना, इसके लिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार, ये यहाँ पर इस मैचिंग करनी है। कुतुब मीनार आ जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, कुतुब मीनार को 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, मतलब अलग अलग टाइम पे। तो स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक से भी थी, फिर इल्तुतमिश ने कुछ बनवाया, और फिर फाइनली फिनिश किया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने फिनिश किया। तो याद देखिए, कुतुब मीनार ये इल्तुतमिश से हो जाएगा अटैच। गोल गुम्बद ये आपका है मोहम्मद आदिल शाह। बुलंद दरवाज़ा ये अकबर। मोती मस्जिद औरंगजेब। अब यहाँ से आप मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है? तो मोड़दार पर्वत क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन। तो देखिए, फोल्डेड माउंटेन में हिमालय आता है, रॉकी आता है, एंडीज आता है, ये तीनों आते हैं, सिर्फ अरावली नहीं आता। अरावली कौन सा है? रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है, जिससे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो ये कौन सा है? ये वाटरफॉल, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। तो ये किस नदी पर है? ये कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में कावेरी रिवर पर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा है। केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ये तो बहुत ही अच्छा था पॉइंट, ये तो पता होना चाहिए सबको कि केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ हुई है, लिटरेसी रेट में जो ग्रोथ हुई है उसमें मेल्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू फीमेल्स, बल्कि ये रॉन्ग है, क्योंकि फीमेल्स की ग्रोथ पढ़ाई की बढ़ी है, लिटरेसी की रेट बढ़ी है फीमेल्स की इन कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए, ये प्रोसेस तो अफेलियन और पेरिहेलियन की है, यानी कि अपसर उपसर। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से बता देते हैं। मान लिए यहाँ पर आपकी अर्थ है और यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। अब ये इस तरह से घूम रही है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, और ये इस तरह से क्या कर रही है? रिवोल्यूशन कर रही है। तो ये आपकी अर्थ हो गई। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये मिनिमम डिस्टेंस है, और ये यहाँ से अगर ये घूमती हुई यहाँ पे आएगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम डिस्टेंस,
ये पूछा। अब एक स्पेसिफिक कुछ टाइम होता है, इस डेट के आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है। मम जो होती है सबसे कम जो पास में होता है यानी कि, तो उसको कहते हैं अफेलियन कहते हैं उसको। यानी कि ये वाली प्रोसेस जो गई अफेलियन हो गई और ये वाली जो हो गई पेरिहीलियन हो गई। अब ये दोनों पड़ती कब हैं, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 3 जनवरी 3 जनवरी के आसपास, और ये बढ़ती है आपकी 4 जुलाई। तो देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। अगर आपको ये पेरिहीलियन अफेलियन नहीं पता होगा तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये पूछा सबसे निकट होती है, यानी कि सबसे निकट होने की अफेलियन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सौर। ठीक है, अपसौर यानी पेरिहीलियन, और उसको कहेंगे उपसौर, उपसौर कहेंगे, और वो आपका पड़ता है 4 जुलाई को। हमने भू आकृतिक युग्मों में से कौन सही नहीं है, सर्क हिमनद। ये सर्क क्या होता है, जो हेमिस्फेयर टाइप की, जो इस टाइप की कुछ ये इस टाइप की बनती है ना फिगर ग्लेशियर में ऊपर साइड, उसे कहते हैं सर्क। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। संयोजी भित्ति यानी कि कनेक्टिव आपकी लेयर, कनेक्टिव लेयर, ये वेव से रिलेटेड है, ये भी सही है। डेल्टा नदी, ये भी बिल्कुल सही है। घोल रंध्र और वायु, घोल रंध्र क्या है, सिंक होल। ठीक है, सिंक होल इसे कहते हैं। तो ये सिंक होल ये वायु से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कास्ट प्रोसेस की वजह से होता है, कास्ट प्रोसेस। तो ये रॉक्स में क्या हो जाता है, रॉक्स में कुछ केमिकल अंदर डिसोल्यूशन होता है केमिकल, जिसकी वजह से वहाँ पर खड्डा हो जाता है पूरा रॉक्स में, तो इसको कहते हैं सिंक होल। तो ये रॉक से रिलेटेड है, ना कि वायु से। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। चाप, झील, अंतर्घाटी, महाखड्ड, कटा किनारा। तो गॉर्ज बिल्कुल सही है, गॉर्ज बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर। तो क्या होता है कि इसमें इतना ज़्यादा, तरुणावस्था में इतना ज़्यादा इसमें इरोजन होता है, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नदी काटती काटती वो दोनों तरफ अलग रॉक्स को काट देती पूरी तरीके से, और वहाँ पे वाटर बॉडी अलग से बन जाती है। तो ये जो चीज़ हो जाती है इसको गॉर्ज कहते हैं, और ये इसका क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में महाखड्ड। नेक्स्ट है, डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए डेट्रॉइट जो है ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, और ये आपका यूएसए में रिवर है, डेट्रॉइट रिवर भी है, वहीं पर है उसी के पास। कहाँ पर, मिशिगन में। ठीक है, यूएसए में मिशिगन में डेट्रॉइट रिवर के पास ये पूरी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच में विवाद का मेन कारण है। तो किशन गंगा परियोजना जो है ये किशन गंगा रिवर पे है, और ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किशन गंगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ऑब्वियसली वहाँ के पास किससे चल रहा होगा, तो पाकिस्तान से है। ठीक है, ये जो परियोजना है, और ये कब से चल रहा है, ये जब इंडस से ट्रीटी हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में। ठीक है, किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मेन वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। तो भिलाई जो है ये रूस की मदद से किया गया, और ये कहाँ पर किया गया, ये छत्तीसगढ़ में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किया गया, और ये किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है। स्वर्ण क्रांति, फलों का उत्पादन, नीली क्रांति, उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि, ये सही नहीं है। पीली क्रांति, अड्डों के उत्पादन के लिए। तो 2, 3 यानी कि 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दोनों सही नहीं है, सिर्फ एक सही है, स्वर्ण क्रांति, फलों का उत्पादन, यानी कि हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के लिए क्या हो जाता है आपकी गोल्डन रिवोल्यूशन, सही है, गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, नीली ब्लू क्रांति ये किसके लिए है, ये फिशेस के लिए है, और पीली क्रांति जो आपकी है येलो, ये आपके ऑयल के लिए। ठीक है, ऑयल सीड वगैरह के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 35 गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर कर्नाटक पेरियार, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में सरिस्का है, तमिलनाडु में अन्नामलाई है, आंध्र प्रदेश में पेरियार, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि पेरियार कहाँ पर है, ये आपका केरला में है। ठीक है, पेरियार केरला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनके अकॉर्डिंग तो जोग हो जाएगा वाटरफॉल। वैसे अगर जोग नहीं, जोग और कुचिकल दोनों हो तो आंसर आप हमेशा कुचिकल को लगाइएगा, ठीक है, कुचिकल वाटरफॉल, ठीक है। देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न क्यों होता है ये हम बताते हैं। देखिए एक वाटरफॉल होते हैं जो डायरेक्टली इस तरह से गिरते हैं, इस तरह से गिरते हैं, तो उसमें जोग है ऊंचे नंबर पे सबसे ऊंचा। अगर आप स्ट्रेट इस तरह से देखें, डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ मेजर करें, लेकिन कुचिकल जो है वो इस टाइप से है, इस टाइप से। तो अगर आप इस टाइप से मेजर करेंगे तो कुचिकल फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम्स में इसको हम कुचिकल को ही फर्स्ट पे मानते हैं। और अगर बोल दें कि वो सीधे गिरने वाला कुछ इस तरह से बोल दें तो आप जोग ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुचिकल है, लेकिन यहाँ पर कुचिकल नहीं है, इसलिए आप जोग लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? वाटर बाउंड्री कह रहे हैं तो गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की नहीं। राजस्थान इधर लैंड साइड आता है, ठीक है, लैंड बाउंड्री इसकी लगती है। इसके बाद गुजरात इस तरह से आता है, ये यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? जो हिमालयन सीरीज़ है पूरी, उसमें कौन नहीं है अंग उसका पार्ट? कुनलुन है, हिंदू कुश है, काराकोरम है, अरावली नहीं है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। ये अलग से यहाँ पर है इस तरह से। अब देखिए इनमें भी पूछा जाता है, तो अगर हम सीरीज़ की बात करें इनका, तो देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो कुनलुन, फिर आएगी आपकी काराकोरम, फिर आएगी हिंदू कुश। हिंदू कुश थोड़ी सी इधर है, यहाँ पर इस साइड यूँ करके आई है हिंदू कुश, तो हिंदू कुश आ जाएगी। फिर आपकी आएगी लद्दाख रेंज, और लद्दाख के बाद फिर आएगी ज़ास्कर, फिर आपकी आएगी पीर पंजाल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए लेटराइट सॉइल जो होती है वो आपके थोड़े से ह्यूमिडिटी वाले प्लेस में पाई जाती है, और जहाँ पे ड्राई होता है, ड्राइनेस होती है, यानी कि आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर है नेशनल पार्क, और इधर कौन से जानवर के लिए फेमस है? तो कान्हा जो है वो आपका बाघ के लिए फेमस है, यानी कि टाइगर, ठीक है, टाइगर। और काजीरंगा आपके गेंडे के लिए, गिर जो है आपका शेर के लिए फेमस है। गुजरात का गिर ये आपका शेर यानी कि लॉइन के लिए फेमस है। अब यहाँ से आप मैच करा लिएगा, BAC ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग। देखिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अफीम जो होता है वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। इसको फेमस है किसके लिए? गोल्डन क्रेसेंट इसे कहा जाता है। एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, तो गोल्डन ट्रायंगल जो होता है वो फेमस है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन रखा है ताकि कंफ्यूजन हो जाए। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये गोल्डन ट्रायंगल के लिए फेमस है, और गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है जो जहाँ पर ये अफीम का बहुत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इनका पूरा सा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? यानी कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है? स्टेट में अगर हम बात करें अर्बनाइज्ड स्टेट तो वो गोवा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अल नीनो। अल नीनो क्या होती है? ये एक बता रहे हैं अभी, ये एक हॉट वाटर करंट है, हॉट वाटर करंट है, तो उष्ण समुद्री धारा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। और ये है कहाँ पर? ये आपकी है साउथ अमेरिका में, जो इधर पेरू साइड वाला जो उधर कोस्ट है, पेरू साइड वाला कोस्ट, वहाँ पर नॉर्थ टू साउथ इस तरह से ये फ्लो करती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा ये गर्म है कि 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती है, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देती है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये सबको पता है कि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, और किसके? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था मिशन इंद्रधनुष, ताकि बच्चों के प्रॉपर टाइम पे सही टीके लग सकें। और इसमें टोटल 7 टीके आते हैं बच्चों के लिए, और जिसमें डिफ्थीरिया रहता है, डिफ्थीरिया के लिए काली खांसी जिसे हम पर्ट्यूसिस कहते हैं वो, DPT, और TB आपकी हो जाएगी। और इसके अलावा मीज़ल्स यानी कि जो खसरा होती है उसके लिए, पोलियो, हेपेटाइटिस B,
और टिटनेस हो गया आपका टीबी, क्षय रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसको एक बार आप चाहिएगा तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। वैसे हमने बता दिया, काली खांसी पर्टूसिस हो जाएगी, और क्षय रोग टीबी हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी तो वही है, और पोलियो भी आपका वही है, मीजल्स खसरा हो जाएगी, टिटनेस हो जाएगा, और डिफ्थीरिया हो जाएगा। तो ये 7 जो टीके होते हैं ये इसमें आते हैं मिशन इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पे करती है? आलोचना के अधिकार पे। देखिए कहते हैं ना कि मीडिया को क्या होना चाहिए, मीडिया जो होता है यानी कि प्रेस जो होती है वो फ्री होनी चाहिए। किससे? गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, ताकि जो भी गवर्नमेंट हमारी लीड कर रही है, जो भी लीड कर रही है गवर्नमेंट, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे, वो अपनी ना चला सके सिर्फ, इसलिए तो उस आलोचना के अधिकार पर माना जाता है कि लोकतंत्र उतना ज़्यादा सफल है, यानी कि लोग अपने हक के बारे में बात कर पा रहे हैं फ्रीली एकदम, और पूछ पा रहे हैं सरकार से कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल सही चलती रहती हैं, आलोचना के अधिकार पे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? राष्ट्रीय नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कब आई थी? तो ये अपनाई गई थी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन का पूछा जाता है अक्सर, और एक ये पूछा जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण 2001 में, और ह्यूमन राइट्स वो कब आया था? तो वो 1993 में लागू किया गया था, तो वो भी पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत निःशक्तता होने पर निःशक्त जन को रोजगार, आरक्षण व सरकारी योजनाओं में लाभ प्रदान किया जाता है? निःशक्त होना क्या होता है? हैंडीकैप, ठीक है। तो कितने % कोई हैंडीकैप होगा जो उसको वहाँ पर गवर्नमेंट जो योजनाएं होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, या फिर जो रिजर्वेशन होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेशली, वहाँ पर उसे प्रॉफिट मिलता है, तो 40% अगर कोई बंदा हैंडीकैप है तो उसको यहाँ पर उसको आगे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कानून व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली के कार्य का पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, राजस्व संग्रह। देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो होता है ये डीएम से मतलब नहीं होता है। डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें नहीं आती, सिर्फ कानून व्यवस्था आती है, पंचायती राज का पूरा आता है, और राजस्व संग्रह यानी कि जितना भी रेवेन्यू आता है कलेक्ट होकर उसके बारे में उसके अंडर में होता है, उसका वो क्या है काम करने का डोमेन है उसके। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी जो होती है ये सेंटर के पास होती है, ये डीएम के पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि आरसेप, इसका फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन, आरसेप का सदस्य नहीं है। तो हाल ही में क्या हुआ, भारत जो है वहाँ से इंडिया ने उसका मेंबर अब नहीं रहा, वो हट गया है यहाँ से। तो बाकी ये सारे हैं, चीन, जापान और थाईलैंड, ये सारे मेंबर्स हैं। तो भारत जो है नहीं है, सदस्य अब नहीं है। और इसमें कौन कौन से हैं? आसियान, जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं वो सारी हैं। आसियान के अलावा कौन कौन से हैं? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जाएगा, ये सारे हैं। और इंडिया अब वापस ले चुका है। तो इतने टोटल कितने? 15 है, 15 कंट्री मेंबर्स हैं टोटल आरसेप में। बोडोलैंड विवाद किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए बोडोलैंड जो है ये असम में, जो नॉर्थ ईस्ट में असम जो है उसके लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पर बोडो सुना होगा, बोडो डोगरी लैंग्वेज सुना होगा। तो बोडो जो बोली जाती है वो वहाँ पर बोडो ट्राइब होती है, बोडो ट्राइब के थ्रू वो लैंग्वेज बोली जाती है, और उन्हीं को लेकर जो है यहाँ पर विवाद चलता रहता है। और वो किससे रिलेटेड हो गया? वो असम से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 51 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेट में करेंगे। आई होप आपको सेशन सही लगा हो। जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसके बाद हम इसका एसएसटी का पार्ट 2 यानी कि ये वाला प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करते ही फिर हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। मैथ्स और साइंस का अब जल्दी ही आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।